नमस्कार, एनबी न्यूज नेशनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिया राजपूत। वक्त तो चला हमारे खास बुलेटिन उत्तराखंड का रुख करते खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईएमसी खुरपिया परियोजना को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। जी हां, मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि परियोजना के लिए 1002 एकड़ भूमि पूरी तरह NUITL के कब्जे में है और निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इसके अलावा 24.1 किलोमीटर के राइट ऑफ वे को ठेकेदार को उपलब्ध करा दिया गया। हालांकि मुख्यमंत्री ने नागला किच्छा मार्ग के 10.7 किलोमीटर हिस्से को 4 लेन करने और 400 बाय 220 kV विद्युत उपकेंद्र के निर्माण पर भी विशेष ध्यान देने की बात भी कही है। वहीं ट्रक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम दिसंबर 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का ये कहना है कि आईएमसी खुरपिया से राज्य में निवेश को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और औद्योगिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी। और वहीं बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम, आपको बता दें कि उत्तराखंड के 4 नेताओं को जिम्मेदारी मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार जताया है। सीएम धामी ने कहा कि अनुभवी नेताओं को जिम्मेदारी देकर पार्टी ने मजबूत और संतुलित टीम तैयार की है। उन्होंने कहा कि नई टीम से संगठन को मजबूती मिलेगी और सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने में मदद भी मिलेगी। वहीं बात करें तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि राष्ट्रीय टीम में शामिल 4 नेता जमीनी स्तर पर काम करने वाले अनुभवी कार्यकर्ता हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने की प्रदेश के लिए गौरव की बात बताया है। इसके साथ ही उन्होंने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं भी दी। जिनका बड़ा अनुभव है उन सभी को जगह मिली है और बहुत संतुलित टीम बनाई है, बहुत अच्छी टीम बनाई है, जो निश्चित रूप से हमारे पार्टी को, संगठन को, सरकार की नीतियों को आम जन तक ले जाने में बहुत बड़ा काम इस टीम के माध्यम से होगा। और उत्तराखंड को क्योंकि हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा हमेशा बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है और इस बार भी हमारे राज्य से 4 बड़े अनुभवी लोगों को इस टीम में शामिल किया गया है। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत आभार व्यक्त करता हूं और जिनको दायित्व मिले हैं, जिम्मेदारियां मिली हैं, उन सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे प्रदेश में भी निश्चित रूप से इन 4 लोगों की टीम में आने से बहुत बड़ी ताकत हमको मिलेगी। हमारे संगठन का बहुत विस्तार है। उत्तराखंड में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। जहां बताते चले कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी पूरी तरह चुनावी मोड में है और समय के हिसाब से लगातार कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये बताया कि कुमाऊं मंडल की दोनों लोकसभा सीटों की बैठक पहले ही पूरी हो चुकी है, जबकि आज गढ़वाल मंडल की 3 लोकसभा सीटों को लेकर अहम बैठक होगी और इस बैठक में सांसदों और विधायकों के साथ आपको बता दें कि चुनावी रणनीति, संगठन की मजबूती और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा भी की जाएगी। महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी की तैयारी हमेशा सक्रिय रहती है और कार्यकर्ता पूरी तरह सजग हैं और उन्होंने ये दावा किया है कि नई टीम और नई जिम्मेदारियों के साथ पार्टी उत्तराखंड में पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। उपलब्धि को आप देखते हैं? तो नेतृत्व ने जब तक दायित्व दिया है तब तक दायित्व का निर्वाह करना ये मेरा उत्तरदायित्व में रहता है। और क्योंकि 4 वर्ष से ज़्यादा का समय हो चुका है, अभी पार्टी का दायित्व है। पार्टी चुनाव के क्षेत्र में विजयी हो, इस लक्ष्य के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बैठक शुरू है, बीजेपी हाइपर एक्टिव दिख रही है। चुनाव पहले हो रहे हैं या तैयारी पहले शुरू? हमारी तैयारी यथावत रहती है, समय अनुसार कार्यक्रम तय होते हैं। हमारी कुमाऊं की दोनों लोकसभा की बैठक हो चुकी है। आज हमारे गढ़वाल की 3 लोकसभाओं की बैठक है। लोकसभा क्षेत्र के सभी विधायक, सांसद के साथ चर्चा करते हुए और क्या क्या चुनाव की दिशा में कर सकते हैं, उस सब का एक पूरा कार्यक्रम का समय तय करेंगे। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, ऐसा नहीं है, इलेक्शन समय पे ही होंगे। इलेक्शन फरवरी फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में हो जाएंगे, क्योंकि 20 फरवरी के बाद परीक्षाएं हैं।
इसलिए 20 फरवरी से पहले पहले इलेक्शन होंगे, समय पे ही होंगे। मुझे लगता है कि जो भ्रांतियां जो फैल रही है वो तर्कसंगत नहीं है, और जब भी इलेक्शन होंगे तो आप सबको पता चल ही जाएगा। और इलेक्शन के जो करवाने वाले हैं, इलेक्शन के जो हमारे चुनाव संचालन करते हैं प्रदेश में, उत्तराखंड कांग्रेस अनुसूचित विभाग के अध्यक्ष मदन लाल के नेतृत्व में आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस मुख्यालय का घेराव किया और कांग्रेस ने यह प्रदर्शन हल्द्वानी में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद कथित शुद्धिकरण कार्यक्रम को लेकर किया है, जहां कांग्रेस नेताओं का यह आरोप है कि इस मामले में कार्रवाई की मांग के बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। और इसी नाराजगी को लेकर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस मुख्यालय पहुंचे और दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग भी की। वहीं प्रदर्शन में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल भी हुए। आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने ये चेतावनी दी है कि अगर मामले में जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी आंदोलन को और तेज करेगी। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से इस मामले में आगे की कार्रवाई को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। सारपट के संगठनों के द्वारा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का जो अपमान किया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब किसी एक जाति के नेता नहीं है, वो हिंदुस्तान के बहुत बड़े नेता जो उनका सब सम्मान करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सोच और जो करनी है वो इस बात को सिद्ध करती है कि उन्होंने दलित समाज का अपमान करने का काम किया है। उन्होंने केवल खड़गे साहब अपमान नहीं किया, हिंदुस्तान के तमाम जो दलित हैं उनका अपमान करने का काम किया है। हमारा साफ कहना है कि जिन लोगों ने कृत्य किया है उन लोगों के फोटो वीडियो सब वायरल हैं, सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं। उनको हमारा अनुसूचित जाति जनजाति निवारण एक्ट है उसके तहत उनकी गिरफ्तारी की जाए और उन पर वाद दायर किया जाए। जब तक नहीं होगा हमारा आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, हल्द्वानी में जिस तरीके से हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का मंच पे आने के बाद और जिस तरीके से शुद्धिकरण कराने का काम भाजपा के लोगों ने करा, उससे कहीं ना कहीं उनकी दलित विरोधी जो मानसिकता है उसको दर्शाता है। हमारे जो एससी सेल के अध्यक्ष मदन जी, उन्होंने डीजीपी साहब से मुलाकात करी थी और उनको बोला था कि 2 दिन के अंदर इस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार पूरी तरह से निरंकुश है, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सरकार के हिसाब से काम कर रहा है। और हमारा विरोध ये है कि जिन लोगों ने, हम लोग संविधान पे विश्वास करते हैं, सबको संविधान में एक अधिकार दिया गया है, जिस तरीके से ये धर्म और जाति के नाम पे लोगों को बांटना चाहते हैं, दलित समुदाय के, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके मंच पे आने। और वहीं चमोली के पीपलकोटी स्थित टीएचडीसी टनल हादसे में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है। जी हां, पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवार ने बताया कि 13 अगस्त को टिहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निर्माणाधीन टनल में अचानक पानी और कीचड़ भरने से कई कर्मचारी प्रभावित हुए थे और हादसे के बाद 12 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती भी कराया गया, जहां सभी सुरक्षित है। फिलहाल वहीं 10 कर्मचारियों में से 7 के शव हादसे वाले दिन ही बरामद कर लिए गए थे, जबकि 3 लापता कर्मचारियों में से 1 का शव कल और 2 के शव आज बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि ये स्पष्ट हो गया है कि टनल के अंदर अब कोई कर्मचारी फंसा हुआ नहीं है। फिलहाल टनल से मशीनरी हटाने और मलबा साफ करने का काम अंतिम चरण में है। वहीं प्रशासन भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा ऑडिट भी करा रहा है। वहीं मृतकों के शव परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। दिनांक 13 अगस्त की शाम एक घटना पीपलकोटी में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है टीएचडीसी का, वहां पर टनल के अंदर अचानक से स्लज और पानी आने के कारण बड़ी संख्या में कार्मिक वहां पर प्रभावित हुए थे, जिनमें से 12 को जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया था रेस्क्यू ऑपरेशन करने के बाद, और वो सभी सुरक्षित रूप से उनका उपचार चल रहा है। 2 लोगों को हल्की फुल्की जिनको चोटें थी उनको वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया था। लगभग 10 व्यक्ति, जो कि उनमें से 7 लोगों का शव उसी दिन मिल गया था और 3 व्यक्ति मिसिंग थे। उन 3 में से 1 का शव कल बरामद हुआ और 2 व्यक्तियों के शव, 2 कार्मिकों के शव आज 18 अगस्त को बरामद हो गए हैं। इस प्रकार से जो भी कार्मिक वहां पर कार्य कर रहे थे, अब कोई भी कार्मिक टनल के अंदर नहीं फंसा हुआ है। अभी जितने भी जो वहां पर मशीनें लगी थी उन सबको निकालने की कार्रवाई आज अंतिम चरण में थी और टनल का स्लज और मलबा साफ किया जा रहा है, जिससे भविष्य में भी कोई कार्य वहां पर किया जाता है तो उसके लिए या वहां सिक्योरिटी ऑडिट किया जाता है तो जो भी अधिकारी कर्मचारी वहां जाते हैं वो सुरक्षित रूप से वहां आवागमन कर सके। हम लोगों के द्वारा ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार का कोई ऐसा
खतरा ना रहे कि जिसमें असुरक्षित रूप से कोई ऑपरेशन हो। ये सभी जो कार्मिक थे उनमें से 8 लोगों के शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया था। अन्य राज्यों के जो कार्मिक थे उनके शवों को। और इसी के साथ बढ़ते आगे, जहां उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने सड़क पर हुड़दंग करने वाले युवकों के खिलाफ कार्रवाई की है। जी हां, आपको बताते चले कि मामला बसंत विहार थाना क्षेत्र के जीएमएस रोड का है, जहां कुछ युवक थार रॉक्स समेत अन्य वाहनों की खिड़कियों और छत पर सवार होकर रैली निकालते नजर आए थे। वहीं वीडियो सामने आने के बाद एसएसपी देहरादून ने पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए, जहां पुलिस ने वीडियो की जांच कर वाहनों और युवकों की पहचान की है। इसके बाद आपको बताते चले कि 8 युवकों को वाहनों समेत थाने लाया गया और नियमानुसार कार्रवाई की गई। हालांकि संबंधित वाहनों को मोटर वाहन अधिनियम के तहत सीज कर दिया गया है और पुलिस ने युवकों को भविष्य में यातायात नियमों का उल्लंघन न करने की चेतावनी भी दी है। उत्तराखंड के चमोली जिले के जिला सभागार गोपेश्वर में गढ़वाल मंडल के आयुक्त आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में जनता मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां बता दें कि कार्यक्रम में ग्रामीणों और आमजन की 106 समस्याएं और शिकायतें सुनी गई। जी हां, आयुक्त ने अधिकारियों को अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। वहीं वास्तविक शिकायतों को 15 दिन के भीतर समाधान सुनिश्चित करने को भी कहा है। उन्होंने अधिकारियों को कार्यालयों तक सीमित न रहकर गांवों और फील्ड में भ्रमण करने तथा बढ़ाने का मौके पर जाकर समस्याओं की वास्तविक स्थिति जांचने के भी निर्देश दिए हैं। आयुक्त ने कहा कि जनता की समस्याएं सुनने के साथ साथ उनका गुणवत्तापूर्ण समाधान भी बहुत जरूरी है। उन्होंने जनता मिलन कार्यक्रमों के साथ स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि लोगों को शिकायतों के समाधान के साथ स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिल सकें। आज जो है मैंने इस समाधान दिवस जो हर सोमवार को होता है उसमें प्रतिभाग किया और आज 106 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जो नॉर्मल दिनों की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा है। मैंने सभी अधिकारियों से को निर्देश दिया है कि इसका जो समयबद्ध ढंग से इनका निस्तारण करें। बहुत सी शिकायतें ऐसी हैं जो बहुत दीर्घकालीन समस्या को उठाया गया है यहाँ पे, उनमें कुछ समय लग सकता है, जैसे सड़क बनाने, पुल बनाने, इस तरह के जिनमें भारत सरकार के फॉरेस्ट लैंड की भी आवश्यकता होती है। तो इनमें जो समय जो लगना है वो तो निश्चित रूप से लगेगा, लेकिन हमारी जो परसुएंस है, हमको जो काम करना है वो निरंतर करना है, उसमें कोई ढील नहीं देनी है। तो और जो काम ऑलरेडी सैंक्शन है उनको बारिश खत्म होते ही 15 सितंबर के बाद युद्ध स्तर। और वहीं राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है, जहां यूजीसी नीट 2026 के 47 विषयों में से अंग्रेजी, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के पेपर में त्रुटियां सामने आने के बाद इन तीनों परीक्षाओं को रद्द दोबारा कराने का फैसला लिया गया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार और एनटीए पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में छात्रों को लगातार परीक्षाओं से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उन्होंने राहुल गांधी के सवालों का हवाला देते हुए एनटीए की जवाबदेही तय करने की मांग भी की है। गरिमा दसौनी ने बॉम्बे हाईकोर्ट की ऑनलाइन टाइपिंग परीक्षाओं में सामने आई गड़बड़ियों और महाराष्ट्र में छात्रों के आंदोलन का भी जिक्र किया है, जहां कांग्रेस ने मांग की है कि परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। बेहद शर्मनाक है, 22 से 30 जून के बीच में इम्तिहान होता है और आज 2-2.5 महीने के बाद एनटीए नींद से जागा है और इन्होंने प्रश्न पत्र को फॉल्टी बताकर इसको निरस्त कर दिया है। अब ये नए सिरे से होंगे 3 सब्जेक्ट्स के पेपर्स। क्या विद्यार्थियों के या अभ्यर्थियों के हिस्से में सिर्फ इंतजार है, सिर्फ मेहनत, पसीना और उनका जो उम्र निकली जा रही है उसका कौन हिसाब किताब देगा? केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सिर्फ एक शुरुआत हुई है, लेकिन एनटीए में जो लोग बैठे हैं वो अकाउंटेबल कब होंगे? वो जिम्मेदारी और जवाबदेही कब सुनिश्चित उनकी होगी? मोदी जी के रेजिम में बार बार जिस तरह से अग्नि परीक्षा हमारे देश के युवाओं की ली जा रही है, और ये केवल इन परीक्षाओं की यूजीसी की बात नहीं है, बॉम्बे हाईकोर्ट के क्लर्क के लिए
एक ऑनलाइन परीक्षा बीते रोज हुई जिसमें कि स्लो नेटवर्क होने की वजह से और कई गंभीर तकनीकी त्रुटियों की वजह से अभ्यर्थी 10-10 मिनट में लॉग आउट हो गए। स्क्रीन छोटा था, माउस काम नहीं कर रहा था, कहीं ना कहीं चीजें साफ दिखाई नहीं पड़ रही थी। तो कुल मिलाकर हर तरफ जहां देखिए आप वहां गड़बड़ झाला हो रहा है। और कीमत कौन चुका रहा है? कीमत ये युवा चुका रहे हैं। इनके हिस्से में सिर्फ इंतजार लिख कर आ रहा है, ना अच्छे जॉब्स आप दे पा रहे हैं, ना इनको एक सुरक्षित भविष्य आप दे पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस एनटीए में ऐसे कौन से कोहिनूर के हीरे जड़े हुए हैं जो आप इन लोगों को अकाउंटेबल नहीं ठहराते, जो आप इन लोगों पर कोई इनको पेनलाइज नहीं करते। तो सवाल साफ है, जो कांग्रेस पार्टी और माननीय राहुल गांधी जी लगातार बोल रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बिकाऊ हो गई है, अफोर्डेबल नहीं रह गई है, और बार बार इस तरह से जो भेड़िया आया की कहावत चरितार्थ हो रही है। बार बार आप इम्तिहान कराएंगे कि देहरादून में डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और दून अस्पताल प्रशासन सतर्क हो गया है। जहां डेंगू से निपटने के लिए अस्पताल में सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई है और दून अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर RS बिष्ट ने बताया कि मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए अस्पताल पूरी तरह तैयार है और फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। इतना ही नहीं, उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि घरों और आसपास पानी जमा न होने देने और ताकि मच्छरों के जो है पनपने को रोका जा सके। इसके साथ ही डेंगू के लक्षण जैसे तेज बुखार, कमजोरी या अन्य परेशानी होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह भी दी गई है। और वहीं अस्पताल प्रशासन लगातार स्थिति की निगरानी कर रहा है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त जो है व्यवस्थाएं भी बढ़ाई जाएंगी। जैसे कि आप जानते हैं ये बरसात के सीजन में हर साल डेंगू का इन्फेक्शन फैलता है, तो इस बार भी हमने एज पर नॉर्म्स, एज पर गाइडलाइंस हमने तैयारी की हुई थी। हमने एक वार्ड आइडेंटिफाई करके रखा था और रिक्वायर्ड जो भी तैयारियां थी हमने पूरी करके रखी थी। पर अभी तक हमारे पास ज़्यादा केस, अभी तक आई थिंक टोटल 1 या 2 केस ही हमारे पास एडमिटेड केस आए हैं। इन जनरल भी पॉजिटिविटी रेट बहुत कम है हमारे यहाँ। ऐसा कोई हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पहुंचाया जाए। इतना ही नहीं, जिलाधिकारी ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम में भी जो C और D श्रेणी में चल रहे विभागों को बेहतर प्रदर्शन के साथ A श्रेणी में लाने के लिए कार्य योजना तैयार करने को कहा है। इतना ही नहीं, इसके अलावा आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वच्छता व्यवस्था मजबूत करने और नियमित निगरानी पर भी जोर दिया गया है। वहीं डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए जल भराव वाले स्थानों पर पानी निकासी, फॉगिंग और एंटी लार्वा छिड़काव सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ विकास कार्यों को गति देने की बात भी कही है। नशा मुक्त अभियान के लिए सभी डिपार्टमेंट्स को साथ में कार्य करना होगा। इसी क्रम में आज सभी डिपार्टमेंट्स की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक की गई। इसमें पुलिस, स्वास्थ्य, जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं और साथ ही जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग है, इन सभी के साथ एक चर्चा की गई और एक सेंटर पॉइंट पे हमने काम किया है कि जितने भी हमारे स्कूल्स हैं उनके आसपास किसी भी तरह का कोई भी नशीला पदार्थ, तंबाकू आदि बिक्री ना हो। सभी दवाई की दुकानों पर CCTV कैमरे लगे हों और साथ ही वहाँ पर भी जो प्रिस्क्राइब ड्रग्स हैं उसको किस तरीके से उसकी बिक्री की जानी है उसकी छापेमारी की जाए। और अगर कहीं भी कोई भी अवैध रूप से कहीं बिक्री की जाती है या कंजम्पशन किया जाता है किसी भी नशीले पदार्थ का, तो उस पर पुलिस को भी सख्त निगाह रखने को कहा। और इसी के साथ ही हमारे खास बुलेटिन उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। ऐसी और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NB न्यूज नेशनल। नमस्कार।